हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक जो मेडिको लीगल नेग्लिजेंस केस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इशू रिलेटेड था एंटीमोर्टम या पोस्टमार्टम इंजरी से। सुदामा फ्रैक्चर क्लिनिक वर्सेस उषा देवी एंड अदर्स। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने 11 नवंबर को इस पे अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया है। इनिशियली ये स्टेट काउंसिल यूपी का केस था। कंप्लेनेंट ने क्या कहा, मैं ट्रेनिंग के टाइम रेलवे की ट्रेनिंग पे था। उस टाइम पेशेंट को इंजरी हुई 15/9/2010 को। उस टाइम उनके राइट एल्बो एंड राइट रिस्ट पे फ्रैक्चर हुआ। हमें इनिशियली ट्रीटमेंट देके हमें ये कह दिया कि आप वाराणसी जाके ट्रीटमेंट कराओ, तो हम अपोनेंट के अस्पताल में चले गए। अपोनेंट के अस्पताल में हम लगभग 5 दिन बाद गए। उन्होंने हमें एडमिट कर लिया, बहुत से उन्होंने टेस्ट कराए और उन्होंने नेक्स्ट डे मतलब इंजरी से 6 दिन बाद हमारी सर्जरी को कंडक्ट किया। सर्जरी के टाइम एकदम से हमारे पेशेंट को भागे भागे लेके आए और इन्होंने कहा कि पेशेंट की कंडीशन सीरियस है और आप फटाफट दूसरे सेंटर पे ले जाओ। जब हम दूसरे सेंटर पे उनको लेके पहुंचे, हमारा पेशेंट ब्रोड डेड था। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि जो इंजरीज थी वो सब एंटीमार्टम थी और वो जब गिरा था उसी के कारण थी, और हमने पेशेंट को टाइमली हायर सेंटर रेफर किया है, तो हमने कहीं पे भी कोई ऐसी गलती नहीं की। जब पेशेंट ने जैसे ही पेशेंट एक्सपायर हुआ उसी टाइम उन्होंने एफआईआर कर दी थी। एफआईआर करते ही जो पुलिस थी वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी ले गई। जो पोस्टमार्टम था उसका जो फाइनल वर्डिक्ट था वो ये था कि ट्रोमेटिक एस्फिक्सिया के कारण पेशेंट की डेथ हुई है। बहुत सी इंजरीज थी जिसमें चेस्ट इंजरीज भी थी, मल्टीपल रिफ्रैक्चर्स थे और वहां पे ब्लड क्लॉट था। हेड इंजरी थी और वहां पे कंकशंस वगैरह भी थे, ब्लड क्लॉट था, लेकिन कोई साइन एक्सटर्नल इंजरी का नहीं था। क्योंकि ब्लड क्लोटेड था तो इन्होंने ये माना पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर ने कि ये इंजरी फ्रेश हो सकती है, लेकिन ये इंजरी डेथ से पहले है, डेथ के बाद है, या कितनी देर पहले की है, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया। तो जो एफआईआर थी उन्होंने सिविल सर्जन को रिक्वेस्ट करके मेडिकल बोर्ड को बिठाया। मेडिकल बोर्ड में बहुत से डॉक्टर्स ने जो ये लिखा कि पेशेंट को प्रोबेबली थोड़ा मोटा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी और थोड़ी मोटी हेड इंजरी भी थी। तो वो हेड इंजरी पहले नहीं पता लगी, उसके कारण उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, और प्रोबेबली सीपीआर किया गया जिसके कारण फर्दर लंग इंजरीज और चेस्ट इंजरी हुई हैं। कंप्लेनेंट जो था उन्होंने स्टेट मेडिकल काउंसिल कमेटी में भी रिक्वेस्ट डाली कि भाई यहाँ पे नेग्लिजेंस हुई है। उन्होंने जब सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए तो उन्होंने देखा कि पेशेंट को कोई भी कंप्लेंट नहीं थी 6 दिन पहले। जब वो गिरा उस टाइम उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम थी राइट रिस्ट और राइट एल्बो में। आपके ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन में भी आप सेम लिख रहे हो और जो एनेस्थेटिक ने पीएसी की है उसमें भी आप वही लिख रहे हो। जो आपने चेस्ट एक्सरे कराया उसमें कहीं पे भी चेस्ट इंजरी का डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हैंड की इंजरी का ही डिस्क्रिप्शन है। तो चेस्ट एक्सरे भी जब नॉर्मल है तो एकदम से चेस्ट इंजरी कैसे हुई, तो ये डिफाइन नहीं हो पा रही। तो इन्होंने जो एक हाइपोथेसिस बनाई कि पॉसिबली है कि पेशेंट को जब एनेस्थीसिया दी गई तो उस टाइम पेशेंट को कोई कार्डियक अरेस्ट हुआ, क्योंकि जो सर्जन था वो पेशेंट के राइट साइड ऑपरेट कर रहा था, वो वहां खड़ा था, तो उन्होंने एकदम से चेस्ट को फोर्सफुली कंप्रेशन दिया। अब वो राइट साइड में खड़ा था इसलिए राइट साइड के फ्रैक्चर होने की पॉसिबिलिटी है। सीपीआर करते हुए पेशेंट जो था ओटी टेबल से गिर गया और उसको राइट साइड की इंजरी और शोल्डर इंजरी भी हुई जो प्री ऑपरेटिवली नहीं थी। तो इन्होंने मेडिकल बोर्ड ने जो ऑर्थोपेडिक सर्जन था उसका नाम 1 मंथ को रिमूव करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी। प्लस उन्होंने कहा कि आप सीपीआर के लिए एडवांस एटीएलएस कोर्स एम्स से सीखें, वो सबमिट करें, तभी आपका नाम। अपील जो इन्होंने एमसीआई में लगाई वो काफ़ी टाइम बार्ड थी, बहुत लेट इन्होंने लगाई, तो एमसीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया टाइम बार्ड करते हुए। जब ये केस स्टेट फॉर्म में चला तो स्टेट फॉर्म ने देखा कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो हुई है वो सर्जरी के टाइम हुई है, बिटवीन द सर्जरी, और एनेस्थीसिया के डॉक्टर ऑलरेडी अपने नोट्स में लिख रहे हैं कि पेशेंट को हाइपर सेंसिटिव एयरवे था और उसको फ्रोदिंग हुई है और ब्रोंकोस्पाज्म हुई है। तो जितने भी मेडिकल बोर्ड है उसमें स्टेट मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट सबसे सेट बैठ रही है कि सीपीआर जो हुआ वो थोड़ा सा नेग्लिजेंटली डन था और वहां पे चेस्ट इंजरी भी हुई और पेशेंट गिर गया, उसके बाद हेड इंजरी भी हुई। तो स्टेट फॉर्म ने ये माना कि यहाँ पे नेग्लिजेंस प्रूव हो रही है कि आपने जो सीपीआर करना चाहिए था वो ढंग से नहीं किया, जिससे रिब्स भी टूटी हैं, प्लस पेशेंट आपका गिर गया और हेड इंजरी भी हुई।
और जो आपने उसको हायर सेंटर भेजने की एक्सरसाइज की है वो जस्ट एक कवर अप था कि आपकी प्रॉब्लम छुप जाए, लेकिन वो छुपी नहीं। और इन्होंने 33 लाख रुपीस कंपनसेशन अवार्ड की विद 5,000 लिटिगेशन। एग्रीव्ड होके डॉक्टर्स नेशनल कमीशन में गए। नेशनल कमीशन ने भी ऑब्जर्व किया लगभग सेम फाइंडिंग स्टेट वाली, और इन्होंने अल्टीमेटली केस को रिजेक्ट कर दिया और डॉक्टर्स को बोला कि आप पूरी पेमेंट करें। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, नो डिफेंस मीन्स नो अपॉर्चुनिटी टू फाइट। अगर कोई भी केस होता है और आप उसमें डिफेंस ही नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कोई ब्लैंकेट डिफेंस ले रहे हैं जैसे कि ये हुआ ही नहीं ऐसा, या ये मेरे यहाँ हुआ ही नहीं, दैट मीन्स कि आप फाइट करने के लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहे। जैसे अगर कोई पेशेंट डेथ हो जाती है, आपने अपने ओटी रजिस्टर में या कहीं पे भी कोई एंट्री नहीं की, अब वहां पे आप डिफेंस ही नहीं दे रहे कि हमारे यहाँ ये केस ही नहीं हुआ, तो नो डिफेंस मीन्स आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप उस केस को डिफेंड कर सकें। तो कभी भी अगर ऐसा होता है तो इस तरीके से हम खुद को कवर अप करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपना डिफेंस जो है मेडिकल नॉर्म्स के हिसाब से जो पॉसिबली है उसको डिफेंस में लेके चलेंगे तो आपकी जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। कभी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हमें मैनेज करना चाहिए, कभी भी पेशेंट को भगाओ मत। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऑपरेट कर रहे हैं या आप कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं एंड पेशेंट को सडन कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कार्डियक अरेस्ट होता है, पहले आप पेशेंट को स्टेबलाइज करें, उसको एकदम सडन मत भगाएं। अगर आपके आसपास कोई ऐसी फैसिलिटी है जहां पे इजीली शिफ्ट हो सकता है, देन द थिंग्स आर डिफरेंट। अदरवाइज आप हमेशा कोशिश करें कि पहले पेशेंट को स्टेबलाइज किया जाए, उसके बाद आप ओपिनियन लें, कोई इशू नहीं है। बहुत बार जल्दबाजी के चक्कर में पेशेंट वहां पहुंच ही नहीं पाता एंड रास्ते में एक्सपायर हो जाता है, तो वो एक डिफिकल्ट कंडीशन हो जाती है आपके लिए भी और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हर डॉक्टर का ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एज ए एनेस्थेटिस्ट मैं कुछ और लिख रहा हूँ, एज ए सर्जन आप कुछ और लिख रहे हैं, जो नर्सिंग हमारे स्टाफ है वो कुछ और लिख रहे हैं। तो आप कभी भी जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे प्रॉपर तरीके से सभी का ऑलमोस्ट सेम डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन एक सी थी, उसको आप तीनों थोड़ा मोटा डिफरेंटली देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक बंदा उसको टोटली अलग देख रहा है, दूसरा जना उसको अलग व्यू से देख रहा है और थर्ड पर्सन उसको अलग टोटली अलग तरीके से देख रहा है। वाइटल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट पेशेंट के लगभग वही या उसके आसपास रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक जना पल्स रेट लिख रहा है 110 और दूसरा जना पल्स रेट लिख रहा है 130 और एक लिख रहा है पल्स रेट 90। तो यहाँ कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा डॉक्यूमेंटेशन जब करें देख लें, कभी भी हेक्टिवली नोट्स ना डालें जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए या आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे हमारे इस पे आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लो के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो। थैंक यू फ्रेंड्स।